तो रिपीट कर रहा हूँ बेटा, हाँ ठीक है, प्लीज ड्रॉ कर लीजिए तब तक इसको, ठीक है ना, राइट। गोल्डस्टेन ने क्या करा बेटा, सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो थॉमसन ने किया था, सेम डिस्चार्ज ट्यूब थी, सेम हाई वोल्टेज था, प्रेशर क्या था बेटा, वेरी लो था। तो उन्होंने जैसी हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो इस बार देखा कि कैथोड रेज के साथ साथ में एक और रेज जनरेट हो रही है वहां पे, विच आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एज ऑफ कैथोड रेज। So the rays, cathode rays are traveling from cathode to anode, and the other rays which are traveling from anode to cathode, he named it as an anode rays बेटा। इसको क्या नाम दिया, anode rays नाम दिया, ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा, राइट। सो दैट इज द डिस्कवरी ऑफ क्या बेटा, एनोड रेज। सर जो एनोड रेज है ये कौन से ब्लू कलर की है? क्या होती है बेटा, दोबारा बोलिए। सर जो एनोड रेज है ये भी ब्लू कलर की है। ये क्या रहती है, दोबारा बोलिए, आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा तेज से बोलिए, क्या बोल रहे हैं। सर ये जो एनोड रेज है ये भी ब्लू कलर की ही है, जैसे कैथोड रेज थी ब्लू रेज। नहीं, मेरे को अभी भी क्लियर नहीं है, आप क्या पूछना चाह रहे हो बेटा, बट कैन यू आस्क मी वंस अगेन बेटा। सर जो ये एनोड रेज है ये ब्लू कलर की है कैथोड रेज थी जैसे। आप कह सकते हो ब्लू कलर की है, या बिल्कुल वैसे ही इसमें भी स्पार्क, आपको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि इधर से उधर या उधर से इधर ट्रेवल कर रहे हो, सेम ही रहेगा बेटा, कलर सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे ग्लो होने की वजह से क्या होगा, इधर भी ग्लो दिखाई देगा, ठीक है ना, दोनों तरफ ग्लो दिखाई देगा। अगर हम इधर जेनेंस लगाते, अब इधर भी लगाते, दोनों तरफ होता, कलर सेम ही रहेगा बेटा। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट द कलर बेटा। हम डिफरेंशिएट किसी इसकी डायरेक्शन के हिसाब से कर सकते हैं, बट कलर के हिसाब से प्रांजल बेटा हम उसको वो नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट ओके नहीं कर सर। सकते, ठीक है, राइट। सो दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ क्या बेटा, एनोड रेज, ठीक है ना। क्या होगा, गैस पार्टिकल आयनाइज कर रही थी बेटा, तो जब गैस पार्टिकल आयनाइज कर रही थी, ठीक है ना, राइट, तो उससे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या बोला था, कैथोड रेज। तो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे किसी एटम से, तो एटम खुद एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को गोल्डस्टीन ने क्या कहा, एनोड रेज, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ऐसे लग रहा था कि कैथोड रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड, बट यहाँ पे ऐसे लगेगा दीज जो एनोड रेज है आर सीम्स टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोड, बट लगेगा कि एनोड से ओरिजिनेट कर रहा है, बट ऐसा होगा नहीं बेटा, ठीक है। सो लिखेंगे बच्चों, इसके बारे में लिखेंगे, लिखेंगे बेटा, ठीक है, लिखेंगे बेटा, इसके बारे में लिखेंगे, डिस्कवरी ऑफ, या इसको लिखेंगे ए आर, एनोड रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, एनोड रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, anode rays was discovered by Goldstein, and it is a positive charge particle beta, and it is a positive charge particle, and it is a positive charge particle. लिखेंगे बेटा, लिखेंगे गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन used perforated, Goldstein used perforated cathode, Goldstein used perforated cathode in a discharge tube, सर ये परफोरेटेड के स्पेलिंग लिखना। PERFO PERFORATED, परफोरेटेड बेटा। परफोरेटेड मतलब जैसे छन्नी होती है ना, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, वैसे ही होता है बेटा, ठीक है, राइट। तो लिखेंगे परफोरेटेड, गोल्डस्टेन यूज परफोरेटेड कैथोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब and repeat Thomson experiment, and repeat Thomson experiment and observed another race, and observed another race
traveling in opposite direction as of and observed another rays traveling in opposite direction as of CR and observed another rays traveling in opposite direction as of CR known as anode rays, known as anode rays, known as anode rays. They are also termed as canal rays बेटा, इनको canal rays भी कहते हैं. They are also termed as canals कि ये क्या ऐसे 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 जो बीच में इन पे होल्स हैं तो ऐसे लग रहा होगा ये कैनाल्स हैं और ये रेज इस कैनाल्स के थ्रू पास होते हुए आए. ठीक है राइट. तो ग्लो हमें कहाँ दिखाई देगा, जहां पे ये कैनाल होगी बेटा, जहां से कैनाल दिखाई देंगी या होल्स दिखाई देंगे, इसके बिल्कुल सामने ही हमें ग्लो दिखाई देता है. जहां पे ये क्या होता है, कवर्ड होता है, जहां पे मेटल शीट्स होती हैं या मेटल प्लेट है, उसके पीछे ग्लो नहीं दिखाई देता. आपको ग्लो दिखाई देगा बिल्कुल उसके सामने जहां पे परफोरेशन है. सो मतलब कहने का ये मतलब बेटा कि ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती इसको, इस मेटल प्लेट को, ये जो एनोड रेज होती है पेनिट्रेट नहीं कर पाती. कैथोड रेज में पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनोड रेज में बेटा. कैनोड रेज पेनिट्रेट कर सकती है थिन मेटल को, बट एनोड रेज कैन नॉट पेनिट्रेट थिन मेटल. ठीक है राइट. देखिए बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज बेटा ऑफ AR, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ AR. लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, लिखेंगे बेटा फर्स्ट पॉइंट. AR anode rays are made up of anode rays are made up of positive charge particle. Anode rays are made up of positive charge particles which depends upon nature of a gas, which depends upon nature of a gas, which depends upon the nature of a gas present inside the discharge tube, which depends upon the nature of a gas present inside the discharge tube. ठीक है. अब बेटा ये जरूर बना लेना यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये लिख लेना जरूर आप. ठीक है ना. अब आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे जब कल की बात कर रहे हैं एनोड पे, तो यहाँ पे सारे ई हैं, तो यहाँ पे कोई सी भी गैस हो उससे फर्क नहीं पड़ता कि एनोड रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के, उसके नेचर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट यहाँ पे अगर आपने गैस हाइड्रोजन ले रखी तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपको H+ मिलेगा, ऑक्सीजन तो O+, नाइट्रोजन लिया है तो क्या मिलेगा बच्चों, N+ मिलेगा. ठीक है. तो कहने का मतलब इसका जो नेचर होगा, एनोड रेज का नेचर होगा बेटा, वो डिपेंड करेगा कि आपने इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस ले रखी. सर एक बार दोबारा बताना. दोबारा बता रहा हूँ बेटा. यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज अगर हमने कल की बात करते हैं, तो अगर हमने हाइड्रोजन लिया या ऑक्सीजन लिया या नाइट्रोजन लिया बेटा, तीनों गैस में से कोई सी भी गैस ली, जो कैथोड रेज है वो तो हर एक में ई आएगा. यहाँ पे आप कोई सी भी गैस लो, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन की सेम ही रहेगी, मतलब सेम चार्ज और सेम मास रहेगा. लेकिन अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया और पॉजिटिव चार्ज को देखता हूं मैं, तो हमें H+ मिलेगा. ऑक्सीजन लिया बच्चे तो मुझे क्या मिलेगा, O+ मिलेगा. नाइट्रोजन लिया तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, N+ मिलेगा. ठीक है राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, इनका नेचर क्या होगा, इन सबका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा. मास क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा. इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको कि ये जो गैस है, जो एनोड रेज है, वो डिपेंड करेगी बेटा कि कौन सी गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया हुआ या ले रखी. क्लियर है बेटा, क्लियर है. यस सर. राइट. ओके बेटा. तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे चार्ज टू मास. लिखेंगे बेटा चार्ज टू मास रेशो. क्या बोला था बच्चों हमने चार्ज टू मास रेशो को कल, स्पेसिफिक चार्ज. स्पेसिफिक चार्ज. हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो लिखेंगे
charge to mass ratio, that is specific charge depends upon the gas, from which it's originate, depends upon the gas from which it's originate, स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशियो बेटा डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस से वो ओरिजिनेट हो रहा है। क्लियर है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, बिहेवियर ऑफ एनोड रेस, लिखेंगे AR, बिहेवियर ऑफ एनोड रेस in presence of electric field and magnetic field EF and MF, behavior of AR in presence of electric field and magnetic field is opposite of cathode rays। जैसे कैथोड रेज बिल्कुल, क्योंकि कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थी बेटा, एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा बेटा। तो बिहेवियर ऑफ AR in presence of electric field and magnetic field is opposite to CR। ठीक है, राइट। अगर मैं यहाँ पे आपने 3 गैसेस ले रखी है, लेट्स सपोज हम एक और गैस ले लेते हैं, ठीक है ना, राइट, हीलियम ले लेते हैं, तो हमें He+ मिला और एक इलेक्ट्रॉन मिला बेटा, हाँ ठीक है, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, इन सारी गैसेस में आउट ऑफ 4 किसका स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम होगा बेटा, किसका चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम होगा बेटा? हीलियम का। यस सर। क्यों? हीलियम का मास ज्यादा नहीं होगा सर हाइड्रोजन के मास से? क्या होना चाहिए बच्चों? हाइड्रोजन। देखिए नहीं बेटा, आप देखिए मुझे बताइए, सब पे चार्ज Yes, sir, हाइड्रोजन का चार्ज है कि नहीं है बच्चों? सभी बताइए, +1 का चार्ज है कि नहीं सभी पे? यस सर। यस, तो चार्ज तो सब पे सेम हो गया बच्चों, +1, ठीक है ना, राइट। और मास देखें, हाइड्रोजन का मास कितना? 1, हीलियम का मास देखें तो +1/2, हाइड्रोजन का मास देखें +1/16 और नाइट्रोजन का मास देखें 1/14। सो आप मुझे बताइए स्पेसिफिक चार्ज मैक्सिमम किसका होगा बेटा? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन। जो लाइटेस्ट गैस होगी बेटा उसका स्पेसिफिक चार्ज मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि उसका मास सबसे कम होगा, ठीक है ना, राइट। क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट। तो वो गैस बेटा जिसका स्पेसिफिक चार्ज सबसे कम है, ठीक है ना, राइट, सॉरी सबसे ज्यादा है, और वो कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का स्पेसिफिक चार्ज क्या है बेटा? मैक्सिमम है। और हाइड्रोजन के जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो H+ है, इसी को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन के, ठीक है ना, हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अब जब गैस आयनाइज हुई, जब H+ मिला बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया, बच क्या गया? सिर्फ प्रोटॉन। तो इसीलिए क्या है, H+ जो आयन होगा इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। और प्रोटॉन का क्या होगा बेटा? क्या होगा? H+। इस प्रोटॉन जो होगा, उस जो सभी गैसेस होंगी बेटा, उसका में स्पेसिफिक चार्ज सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा सभी को? स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर बेटा IIT में क्वेश्चन आ चुका है, स्पेसिफिक चार्ज का मैं कराऊंगा भी क्वेश्चन आपको, ठीक है ना, राइट। क्लियर है? थोड़े से हम एक और चीजें पढ़ लेंगे, तब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो IIT में पूछा जा चुका है ऑन स्पेसिफिक चार्ज बेटा। क्लियर है बच्चों सभी को? ये बेटा सभी को क्लियर है, राइट? यस या नो बेटा? राइट, यस सर। ठीक है। प्लीज बोलिए बेटा, मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको कुछ बोलिए बेटा, हाँ ठीक है, राइट। कम से कम पता चलेगा मुझे समझ में आया कि नहीं आया बेटा, राइट, ठीक है। सर एक बार और बता दो। एक बार और बता दें बेटा। देखिए क्या है, यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई यस डाउट? सर। अब हमने स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, सब पे +1 का चार्ज है कि नहीं है? देखिए, यस सर। तो इसका मतलब सबको क्या ऊपर दे? चार्ज +1, सब पे चार्ज +1,
ठीक है ना, और हर ऑक्सीजन पे +1 का चार्ज और नाइट्रोजन पे +1 का चार्ज, यही मतलब है सभी पे चार्ज +1 का है बेटा। यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। सर ठीक है, राइट। तो अगर चार्ज सब पे +1 का है, अब अगर मैं मास कहता हूँ बेटा, तो हीलियम का मास कितना होता है 4, ठीक है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा 1, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16, और नाइट्रोजन का मास कितना है बेटा 14। तो मुझे बताइए किसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है बेटा इसमें से, आउट ऑफ ये कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है बेटा ये? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन की, क्योंकि 1/1 तो वैल्यू 1 हो गई, ये 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी मिलेगी बेटा? हाइड्रोजन की। सो द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा? मैक्सिमम होती है। और हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो बनता है, ठीक है ना, आयनाइजेशन के बाद, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। कह क्यों रहे प्रोटॉन? क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता उसके अंदर। इसीलिए क्या होता है, जब आप गैस आयनाइज करते हो तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया यहाँ से, बचा क्या रह गया इसके अंदर? सिर्फ प्रोटॉन। इसीलिए हमने इसके चार्ज पार्टिकल को क्या कहा? प्रोटॉन। क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? में सर हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ सर जी, अगर हम इसकी जगह क्लोरीन गैस लेंगे हाँ जी, हाँ जी। तो उसका चार्ज तो -1 होएगा, तो ऊपर -1 आ जाएगा। नहीं बेटा, -1 नहीं आएगा, ठीक है ना। -1 तो तब आता है जब उसके सामने आप ऐसा मेटल रखो या कोई मेटल के साथ बॉन्डेड हो, या ऐसा कोई एलिमेंट रखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। याद रखेंगे बेटा, जब कोई गैस होगी और आप उसमें वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे कोई भी हो। क्लियर है? आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, 10⁴ वोल्ट की एनर्जी दे रहे हो बेटा, दैट इज वेरी वेरी हाई। 10,000 वोल्ट सप्लाई कर रहे हो आप, तो गैस क्या करेगी? गैस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन देगा ही। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आएगा बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा, एक्सक्यूज राइट। मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर आप Q:M की रेशो को प्रोटॉन कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो बेटा? किस चीज को? सर Q:M की रेशो को। नहीं, मैं Q:M को रेशो को प्रोटॉन नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैं इस चीज को प्रोटॉन बोल रहा हूँ बेटा, इसको। Q:M रेशो तो स्पेसिफिक चार्ज है बेटा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन के बाद जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा? प्रोटॉन कहेंगे। ओके सर। ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा? किसी को और कोई डाउट बेटा? किसी को और कोई डाउट? नहीं? ठीक है, तो लिखिए बेटा। ठीक है, लिखेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे। चार्ज टू मास रेशो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, चार्ज टू मास रेशो is maximum for hydrogen gas. Charge to mass ratio is maximum for hydrogen gas. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा। हाँ जी बेटा। रिपीट करना इससे पहले वाली लाइन। चार्ज टू मास रेशो of charge to mass ratio is maximum for hydrogen gas. Charge to mass ratio is maximum for hydrogen gas. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इसी में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लाइन से। द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल obtained from hydrogen gas, the positive charge particle obtained from hydrogen gas is called as proton, is called as proton. तो ये जो पार्टिकल है बेटा, ठीक है ना, इसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोटॉन। So the positive charge particle obtained from hydrogen is known as proton बेटा। सर बस हाइड्रोजन वाले को कहते हैं। हाँ जी बेटा, हाँ जी, इसको बोल रहे हैं प्रोटॉन बेटा।
कुछ डाउट बेटा, कोई डाउट? सर ये तो हाइड्रोजन गैस है, तो इक्वेशन के लेफ्ट हाइड्रोजन साइड गैस नहीं है H2 भी बेटा, आएगा। ये है बेटा। वो क्या इसी गैस की बात हाइड्रोजन कर नहीं रही है। हूँ मैं। आप में गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है H2। तो जब आपने एनर्जी सप्लाई करी, हाइड्रोजन टूट गया और मिला हमें H और H, ठीक है ना। अभी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, अब ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, ये अब हाइड्रोजन एटम है। और जब आप एनर्जी दे रहे हो तभी इससे क्या मिला, ये H+ मिला। तो ये गैस था, ये एटम था, और ये आयन है। और इसी आयन को हम क्या कह रहे हैं बेटा, प्रोटॉन कह रहे हैं। क्यों प्रोटॉन कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास, हमें पता है पहले से कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो बचा क्या रह गया उसके अंदर, बताइए बेटा, क्या बचा रह गया? इलेक्ट्रॉन। तो अगर अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या रह गया? सिर्फ प्रोटॉन ही तो बचा। प्रोटॉन। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज कब आता है? एक पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है कि नहीं? तो अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ, -1 इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं, तो बचा क्या रह गया इसमें? सिर्फ प्रोटॉन ही तो बचा रह गया, एक प्रोटॉन। इसीलिए हम H+ को क्या बोल रहे हैं, सिर्फ प्रोटॉन कह रहे हैं। ओके सर। क्लियर है? अभी किसी को डाउट बेटा, किसी को डाउट? क्लियर है भाई? ठीक है, छवि बेटा आपको क्लियर है? राइट, यस सर। ठीक है राइट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि हमारे पास चार्ज टू मास रेशो, कैथोड रेज और एनोड रेज, किसका मैक्सिमम होगा बेटा, किसका ज्यादा होगा? चार्ज टू मास रेशो किसका ज्यादा होगा? एनोड। हाइड्रोजन। कि कैथोड रेज का कि एनोड रेज का, किसका चार्ज टू मास रेशो एनोड एनोड। ज्यादा होगा? एनोड रेज एनोड का ज्यादा होगा। तो आंसर में बोलूं बेटा, एनोड का कम होगा बेटा, राइट। देखिए क्या है, अगर मैं चार्ज टू मास रेशो लिखता हूँ यहाँ पे, किसका? कैथोड रेज का और एनोड रेज का, ठीक है ना, राइट। चार्ज इस पे कितना था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था? -1 का, और प्रोटॉन पे चार्ज था बेटा +1 का। तो मैग्नीट्यूड तो हम सेम ही लिखते हैं, कितना? 1 और 1, ठीक है ना, राइट। अब मास की बात करें तो यहाँ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ आएगा मास ऑफ प्रोटॉन बेटा। किसका मास ज्यादा होता है बच्चों? प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन। अरे यार ऐसा ना करो बेटा, हम प्रोटॉन का। मूल कंसेप्ट पढ़ के आए बेटा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बेटा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है बेटा, इट इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसकी वैल्यू छोटी होगी बेटा, किसकी वैल्यू स्पेसिफिक चार्ज की कम होगी? ये वाली वैल्यू बड़ी होगी बेटा, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू छोटी होगी। तो दिस मींस अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो नेट वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर होगी। तो जो स्पेसिफिक चार्ज है बेटा, दैट इज Q/m रेशो CR का क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या बेटा? AR। क्या मैं रिपीट करूं बेटा कि क्लियर है सभी को? सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दें। देखिए क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, -1 का, है ना, ठीक है, राइट। अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं आता है, लेट्स सपोज क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन आया, तो आप क्या लिखते हो? Cl-1 लिखते हो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप कितना लिखते हो? -1। और प्रोटॉन का चार्ज अभी मैंने बताया कितना? +1, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड रखता हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे कितना हो गया? दोनों की वैल्यू 1 आ गई। डिवाइडेड बाय मास करना था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। हमें पता है जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो काफी बड़ा होता है मास ऑफ किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो अगर ये ऐसा होता, ये वाली वैल्यू होती 1/2 और ये वाली वैल्यू होती 1/8, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है बेटा, बताइए? 1/2। 1/2 बड़ा है। तो दिस मीन्स क्या होगा, जो CR होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? एनोड रेस से बेटा। है कि नहीं बच्चों, बताइए? यस यस सर।
यस सर। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट किसी को भी? ऋषभ क्लियर है बेटा? ठीक है राइट। सो लिखेंगे बेटा हाँ, स्पेसिफिक चार्ज दैट इज Q by m ऑफ एनोड रेज बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना राइट। वो कितना था कल की क्लास में था 1.76 10 टू द पावर कितना बेटा 11, कितना था 1.76 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी बेटा। और ये क्या होगा, थोड़ा सा उससे कम होगा, तो ये जो वैल्यू आती है 9.58 into 10 to the power 7 कूलम पर केजी। तो आप देख सकते हैं बेटा ये उससे वैल्यू छोटी है, वो 10 टू द पावर 11 था, ये 10 टू द पावर कितना है बेटा 7 है। और हमने रीजन भी दिया क्यों छोटा है बेटा ये, ठीक है। तो आप जरूर लिख लेंगे बेटा Q by m ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन बेटा। Q by m ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन प्रोटॉन बेटा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना राइट। अगर मैं आपसे कहता है बेटा कि इसका जो स्पेसिफिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो क्या आंसर आता? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते बेटा तो क्या आंसर आता बच्चों? क्या आंसर आता बेटा सभी बताइए। प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन, ओके, फिर इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा कि सबसे कम बेटा? सर सबसे कम। कम, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का, ओके। फिर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सबसे कम क्यों होगा बेटा? अभी तो मैंने बताया आपका स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन बेटा। कंफ्यूज हो रहे हो बेटा आप लोग? इसका चार्ज 1, इसका चार्ज 1 और इसका चार्ज बताइए न्यूट्रॉन का चार्ज 0 कितना होता है बच्चों? 0। 0 अब मास ऑफ यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ कितना यहाँ पे कुछ जो भी मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये तो वैल्यू नेट वैल्यू 0 ही होगी कि नहीं होगी बताइए? यस सर। यस सर। अब इन दोनों की बात करें तो हमारे पास पता है मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये वैसी होगी 1/2 और ये 1/8, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो सबसे वैल्यू बड़ी किसकी आएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद किसकी आएगी? प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन की। फिर न्यूट्रॉन। किसकी आएगी? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट बेटा? किसी को भी डाउट? नो सर। राइट। सर लिखना है। लिख लीजिए बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आ चुका है क्वेश्चन, आ भी सकता है, ठीक है ना, तो लिखना है, लिख लीजिए बेटा क्वेश्चन। तो कैसे आएगा क्वेश्चन इस पे? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बेटा, अरेंज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या एक दो और दे दे, जैसे मैं और यहाँ पे दे दूं, यहाँ दे दूं अल्फा पार्टिकल, यहाँ दे दूं बीटा पार्टिकल, ऐसे कर दें। तो अभी आपको पता नहीं अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल क्या होता है, तो जब हम अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल के बारे में समझ जाएंगे या पढ़ लेंगे, तब हम ये आगे भी इनको भी और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इतना नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो आप लिख सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है क्योंकि बड़े से छोटा लिया हुआ है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। रिद्धि बेटा क्लियर है आपको? रिद्धि क्लियर है बेटा आपको? yes sir, ठीक है, कोई डाउट है तो बच्चों प्लीज पूछना है बेटा। हाँ ठीक है, क्लियर है बेटा? रब कर दें बेटा, बोर्ड रब कर दें। यस सर। यस सर। ठीक है, देखेंगे बेटा मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा? वो होता है 1.67, हमने देखा भी था, 10 टू द पावर -24 ग्राम लिखा था, केजी में लिखेंगे तो 27 क्या आ जाएगा बेटा? केजी आता है, ठीक है राइट। और मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है,
चार्ज बेटा प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन के बराबरी चार्ज होता है बेटा प्रोटॉन का भी, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। बस नेचर अपोजिट होता है, वहां पे क्या था बेटा वो नेगेटिव था, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा ये पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज रिमेन सेम, सिर्फ क्या रहेगा बेटा नेचर डिफरेंट रहेगा, वहां पे नेगेटिव था यहाँ पे क्या है बेटा पॉजिटिव। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स वाले न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें नेगेटिव साइन लगा के सॉल्व करना नहीं नहीं पड़ेगा। लगाना नहीं है आपको, क्या करना है जब हम देखिए क्या है, जब आप सॉल्व करते हैं तो यूजुअली इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप 1 लेके करते हो वहां पे, ठीक है ना, राइट। 1 या प्रोटॉन का चार्ज आप 1 लेते हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1 लेके मान के करते हो, ठीक है ना, राइट। बट हम देखेंगे जब हमें ये चार्ज यूज करना पड़ेगा, बट पूरे जनरली पूरे केमिस्ट्री में इसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है बेटा, चार्ज से लेना देना नहीं है, मतलब साइन से लेना देना नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड से लेना है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, तो हम मैग्नीट्यूड पे ही ध्यान देंगे न्यूमेरिकल में। ओके सर। क्लियर क्लियर बेटा, राइट, ठीक है। लिखेंगे बेटा यहाँ पे नेक्स्ट, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट मास ऑफ, लिखेंगे बेटा मास ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ, इसके बराबर बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को तो लिख देंगे बेटा, बट पहले हाइड्रोजन एटम के लिए बराबर लिख रहे हैं। मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है, क्योंकि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेग्लेक्जिबल होता है। क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है नेग्लेक्जिबल होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लेक्जिबल। ठीक है, राइट, इज नेग्लेक्जिबल होता है, ठीक है, राइट। और ये क्वेश्चन आता है बेटा मेडिकल में, ठीक है ना, पहले कभी आईआईटी में आया हुआ बट मेडिकल में आया हुआ आता है अब ये, ठीक है ना। मास ऑफ जो प्रोटॉन है बेटा, हाँ ठीक है ना, वैल्यू याद रखनी है ये, दैट इज 1837, हाँ कितना 1837 टाइम 1837 टाइम्स ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो मास ऑफ प्रोटॉन हम बार बार बोल रहे हैं ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, तो कितना ज्यादा होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 times the mass of electron bit। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना है आपको, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स। जनरली कभी कभार इस ये वैल्यू याद नहीं रहती 1837, तो वो अप्रॉक्स वैल्यू भी देता है, कहता है 1840 देता है। अगर ये गिवन नहीं है बेटा, ये गिवन है तो आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा राउंड ऑफ में, ठीक है, राइट। क्या कह रहे हो बेटा, क्लियर है बच्चों, सभी को क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। लिखेंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बेटा, लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट इन आवर सिलेबस बेटा, थोड़ा बहुत हम बता देते हैं, ठीक है ना, राइट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये जो वैल्यू है 1837 ये डेसिमल में आया, ये अप्रॉक्स ही है। नहीं नहीं ये एग्जैक्ट है बेटा, कोई डेसिमल नहीं है, 1837 वैल्यू है बेटा ये, ओके सर। ठीक है, राइट। वो डिस्कवर्ड बेटा, किसने डिस्कवर किया था, किसको क्या कहते हैं न्यूट्रॉन को, चैडविक ने, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने, हाँ ठीक है। एक्चुअल में क्या है बेटा, किसी और ने इसको डिस्कवर किया था, राइट, ठीक है, और द क्रेडिट गोज टू चैडविक बेटा, ठीक है ना, राइट। डू यू नो द नेम ऑफ मैडम क्यूरी, सुना है आपने क्यूरी, मैडम क्यूरी के बारे में, कभी सुना हो थोड़ा बहुत आपने, Yes, Have you sir. heard हाँ, about मैं Madam सुना Curie? हूँ, Yes, sir। sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, what she's famous for, गोल्ड। किसके लिए वो फेमस है मैडम क्यूरी, ही गॉट द नोबल, यस शी गॉट द नोबल प्राइज आल्सो, नहीं, शी हैज डिस्कवर्ड, जो भी शी हैज डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव बेटा, हाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिस्कवरी करी थी, ठीक है ना, राइट, और कुछ एलिमेंट्स की भी डिस्कवरी करी थी, ठीक है ना, राइट। तो शी डिस्कवर्स द रेडियो एक्टिव। हाँ, पिछले 2 साल पहले की बात बताता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति आता था बेटा, ठीक है ना, वो तो वैसे हर साल ही आता है,
बट 2 years बैक कौन बने करोड़पति में क्वेश्चन था 25 लाख का, वो 12.5 लाख के बाद वाला क्वेश्चन था। उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा साइंटिस्ट जो अपनी डिस्कवरी से मर गया, क्वेश्चन था, ठीक है ना, कौन सा साइंटिस्ट जिसने अपनी डिस्कवरी ने उसको मार दिया। 4 ऑप्शन थे उसमें से, और उसमें से एक ऑप्शन क्या था, क्यूरी का था, और करेक्ट ऑप्शन भी उसी का था बेटा। जो रेडियो एक्टिव्स होता है बेटा, ठीक है ना, राइट, ये कार्सियोजेनिक होते हैं, दे कॉजेस कैंसर। तो बार बार उन्होंने अपनी लाइफ में इतने एक्सपेरिमेंट करे उसके कि उनकी वजह से उनको कैंसर हो गया एंड शी डाइड, ठीक है ना, राइट। और मैडम क्यूरी के साथ उनके जो हस्बैंड है उनको भी नोबेल प्राइज मिला था, बिकॉज दोनों ने मिलकर डिस्कवरी करी थी, ठीक है ना। तो उनको भी थोड़ी दिन बाद डेथ हुई। तो मेनली क्या है, क्यूरी ने डिस्कवर किया था। तो क्यूरी ने क्या किया था, जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेसिकली क्यूरी का उसमें रोल था। और क्यूरी से भी पहले 2 साइंटिस्ट थे, और बोथ नाम था उनका, ठीक है ना, राइट। उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। तो बोथ से पता चला क्यूरी को, क्यूरी से पता चला किसको, चैडविक को। और चैडविक को तभी भी समझ में नहीं आया कि है क्या ये पार्टिकल्स हैं क्या, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं था। जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चल रही थी, दे थॉट दैट जो न्यूट्रॉन है बच्चों, दे थॉट न्यूट्रॉन इज अ गामा रेज। क्या है, गामा रेज। बट एक्चुअल ऐसे नहीं था, गामा रेज का कोई मास नहीं होता, न्यूट्रॉन का मास होता है। सो बाद में ये क्या हुआ, डिस्कार्ड कर दी गई थ्योरी। तो जब क्यूरी ने कहा, क्यूरी ने बोला कि ये जो रेस हैं, ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, दे आर गामा रेस। बट क्या हुआ, जब ये चैडविक को पता चला तो दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, रदरफोर्ड के पास गया। किसके पास गया, रदरफोर्ड के पास। रदरफोर्ड इसका टीचर था चैडविक का, ठीक है ना, राइट। तो रदरफोर्ड ने बोला नहीं यार, ये क्या, इसमें मास है, इसमें तो कोई मास होता ही नहीं है। तो ये कोई नया पार्टिकल है जो एटम से ही निकल रहा है, बट इस पे कोई चार्ज नहीं है। और फिर उसने चैडविक को बोला कि यू डिस्क्लोज दिस, ठीक है ना, आप डिस्क्लोज करो। तो द क्रेडिट गोज टू चैडविक, ठीक है, राइट। सो द वर्क डन बाय बोथ। हाँ जी ये बेटा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब डिस्कवर किसी और ने करे पर क्रेडिट किसी और को जाती है, ये क्या बात है? एक्चुअल में क्या है बेटा ना, जो क्रेडिट इसलिए किसी और को दिया जाता है क्योंकि जब आप किसी कोई मीनिंगफुल बात बोलते हो तो क्रेडिट उसको दिया जाता है, ठीक है ना। आप ऐसे देखिए ना, क्रेडिट तो वैसे हमें किसी को भी नहीं देना चाहिए। ये पूरा ही आप समझते हैं ना, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब गलत सलत पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। डाल्टन ने बोला कि एटम ऐसा होता है, बाद में वो गलत हो गया। थॉमसन ने बोला एटम ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, ये होता है ना, ठीक है ना। जो थॉमसन ने बोला उसको 36 साल बाद, 36 ईयर बाद उसके लड़के ने उसको गलत प्रूव कर दिया कि नहीं, मेरे जो फादर ने बोला था वो गलत बोला था। अब फादर को भी नोबेल प्राइज मिला गलत बोलने का, और उसके लड़के को भी बोला कि उसने गलत कर दिया, उसको भी नोबेल प्राइज दे दिया उन्होंने। और बाद में पता चला कि उसका लड़का भी गलत है, उसको भी नोबेल प्राइज दे दिया, फिर किसी और को नोबेल प्राइज दे दिया, और पता चला वो भी गलत है, फिर किसी और को दे दिया। ऐसे ही चल हम रहा भी है। गलत गलत बोल कर नोबेल प्राइज ले लेते हैं। एक्चुअल में क्या है बेटा ना, हम इंडियन पे टैग लगाए बेटा, वी आर इंडियन, हमें नहीं मिल सकता बेटा, हाँ, ठीक है ना, राइट। हम अब सही भी बोलेंगे ना बेटा तो भी नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा वो है बेटा, हाँ, ठीक है ना। हम कितना भी कर लें, ठीक है ना, राइट, हमें नोबेल प्राइज नहीं मिलता। जब आप एंटी इंडियन हो जाओगे, जब आप क्या करोगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमएस करोगे, वहीं के कल्चर में घुल जाओगे, मिल जाओगे, ठीक है ना, तब जाके जब आप पे लग जाएगा नाउ यू आर नॉट एन इंडियन, राइट, जब वो टैग लग जाएगा कि अब आप अमेरिकन हो या कोई और कंट्री के रेसिडेंस हो, तब जाके आपको क्या मिलेगा, तब जाके आपको क्या होगा, क्रेडिट में भी शायद चांसेस है कि आपको मिल जाए। जैसे आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स को अमर्त्य सेन को मिला था बहुत साल पहले, ठीक है ना, राइट, या किसी इंडियन को मिलता है। बेसिकली दे आर नॉट इंडियन बेटा, दे हैव लेफ्ट इंडियन 30-40 इयर्स बैक। सो वो तो बस हम जबरदस्ती अपना इंडियन बना लेते हैं, वो खुद ही अपने आप को इंडियन नहीं मानते, हम बना लेते हैं उनको कि दे आर इंडियन। नहीं, उनको पता है कि अगर हमने बोल दिया कि हम इंडियन हैं तो उनको नहीं मिलने वाला प्राइज बेटा, ठीक है, राइट। सारी मेहनत करे इंडियंस ले जे बाहर वाले। मैं ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है बेटा जिसमें इंडियंस ने बहुत सारा काम किया बट किसी भी इंडियन को नहीं मिला। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ बेटा, हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, राइट, ठीक है। डू यू नो, क्या कहते हैं कि बायो के स्टूडेंट काफी हैं इस क्लास में, उनके लिए खासतौर से स्टोरी है। डू यू नो कि ऐसे बोला गया कि प्लांट्स जो है, और जो प्लांट्स होते हैं वो भी हमारी तरह होते हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होते हैं, वो भी बोलते हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। डू यू नो, वो भी मरते हैं, वो भी जीते हैं, दर्द होता है उनको, यस सर। यस सर। Yes, ठीक है, sir. राइट। डू यू Yes, नो sir. हु हैज किसने ये प्रूव किया था, एनीबॉडी नोज इट, किसने किया था प्रूव ये कि जो
जब हम अगर पेड़ को काटेंगे तो उसको भी दर्द होगा। किसने प्रूव किया था? ठीक है ना, एक इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जिनका नाम था जगदीश जेसी, चंद्र। हाँ जेसी बोस, जिनका नाम था जेसी बोस। ठीक है, राइट, जगदीश चंद्र बोस। अब मैं उसकी स्टोरी बताता हूँ आपको। जब जेसी बोस ने ये डिस्क्लोज किया कि जो प्लांट है उनको भी दर्द होता है, उनको भी फीलिंग होती है, वो बिल्कुल हमारे जैसे होते, ठीक है ना, तो पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे, जो फ्रेटर्निटी थी साइंटिस्ट की, दे मेक फन ऑफ हिम। उन्होंने अरे ये क्या बेवकूफ है, ये है वो है, ऐसे वैसे, है ना, ठीक है, राइट, बोला। तो उसने बोला मैं प्रूव कर सकता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है प्रूव करिए आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने उसको उसको अमेरिका या शायद इंग्लैंड, कहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट प्लेस, वहां पे उसको बुलाया उन्होंने। और आप बिलीव नहीं करेंगे, दुनिया भर के जो साइंटिस्ट थे सब के सब उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया उन्होंने, जस्ट टू ह्यूमिलिएट द इंडियन। यही कोई गोरा कह दिया होता ना, कोई नहीं पूछता कि ये सही है कि गलत है, लेकिन इंडियन ने बोला तो उसको गलत प्रूव करना था। तो दुनिया भर के साइंटिस्टों को बुलाया गया, दुनिया भर की मीडिया को बुलाया गया, जस्ट टू प्रूव हिम रॉन्ग और ह्यूमिलिएट इन द फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मैं डेमोन्स्ट्रेट, उन्होंने बोला कि आप ये सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए कि जो आप कह रहे हो ये सही है। ठीक है, तो हुआ क्या, उन्होंने बोला आप मुझे कोई प्लांट दे दीजिए, सबके सामने, कॉन्फ्रेंस की बहुत सारे लोग बैठे थे, प्लांट दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि मुझे कोई पॉइजन दे दीजिए आप। ठीक है ना, राइट, तो अगर हमें क्या, पॉइजन अगर हम पिएंगे तो हम मर जाएंगे, तो डेफिनेटली अगर पॉइजन भी अगर हम प्लांट को देंगे तो प्लांट भी मर जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने पॉइजन दिया तो उस पॉइजन को जब प्लांट के ऊपर डाला तो प्लांट मरा नहीं, काफी देर वेट करते रहे, प्लांट को कुछ भी नहीं हुआ, जैसे का जैसे ग्रीन का ग्रीन, वो ग्रीन का ग्रीन ही रहा। सो सब लोगों ने वहां पे कॉन्फ्रेंस में हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि ये बेवकूफ बना दिया इसने, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं हुआ, है ना, राइट, पूरे मीडिया के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने, साइंटिस्ट के सामने उनकी बेइज्जती कर दी। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, जेसी बोस इतने ह्यूमिलिएट हुए उस समय कि उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, और वो जो जो उसने जो उन्होंने पॉइजन दिया था, उन्होंने थोड़ा उसके ऊपर डाला था, बाकी बच गया था, वो सारा का सारा उन्होंने पी लिया उसी समय सबके सामने। और आपको क्या लगता है कि जेसी बोस मर गए होंगे कि बच गए होंगे? बच गए होंगे सर। नकली पॉइजन था वो। हाँ, वो पॉइजन नहीं था बेटा, वो नकली पॉइजन था। ठीक है ना, दैट वाज नॉट अ पॉइजन, दैट इज जस्ट अ वाटर बेटा। हाँ, ठीक है ना, या कोई पढ़ी हुई है सर ये स्टोरी कहीं पर। हाँ, ठीक है, राइट। तो अगर आप सोचिए जेसी बॉस अगर वो वहां पे नहीं पीते तो क्या होता, वो कभी ये प्रूव नहीं कर पाते, और कभी वो लोग उनको उनको पता नहीं चलता कि ये क्या था। ठीक है ना, राइट। तो सब लोगों ने फिर उनसे माफी मांगी, और फिर वर्ल्ड ने वो एक्सेप्ट किया जो उन्होंने बोला बेटा। ठीक है ना, सो दिस इज द कॉन्स्पिरेसी। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत साल जॉब किया हुआ है, बहुत साल। हम जो यहाँ पे साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, वो जिस कंपनी में जॉब करता था उस कंपनी में वो भी जॉब करते थे जिसमें मैंने जॉब किया है सन 2011 से और 2013-14 तक। ठीक है, राइट। उस कंपनी का नाम है जीई। किसी ने सुना है इस कंपनी का नाम? हैव यू हर्ड अबाउट जीई? किसी बच्चे ने सुना है इस कंपनी का नाम? No, sir. नहीं, ठीक है, राइट। ठीक है, कल भी हमने ऐसे एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हु हैज डिस्कवर्ड टेलीविजन या हु हैज डिस्कवर्ड कैमरा? एनीबॉडी नोज इट? हु हैज डिस्कवर्ड द टेलीविजन, हु हैज डिस्कवर्ड द कैमरा? किसी ने? नहीं, ठीक है। द वेरी फेमस पर्सन, अगर आप अपने फादर मदर से पूछेंगे ना, ठीक है ना, राइट, या अपने दादा वादा जी से पूछेंगे तो वो इस कंपनी को जानते हैं, तब ये बहुत पॉपुलर थी इंडिया में, राइट। ठीक है, दिस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एडिसन। अब आप समझ सकते हैं इनका नाम था पूरा थॉमस एल्वा एडिसन। एंड ही हैज डिस्कवर्ड क्या, बल्ब, जिनको आप बोलते हो कि इसकी डिस्कवरी करी थी, बल्ब की डिस्कवरी करी थी। तो ये जो कंपनी है बेटा ना, दुनिया के सबसे ज्यादा पेटेंट है इस कंपनी के पास। ठीक है ना, अगर आप हिंदुस्तान में किसी भी चीज का नाम लेंगे ना तो सारी पीस इसी बंदे की, ज्यादातर इस कंपनी की है। ठीक है ना, हिंदुस्तान में जितने भी एरोप्लेन उड़ रहे हैं बेटा, हाँ, चाहे वो एयर इंडिया के हो, चाहे वो किसी भी कंपनी को, इंडिगो को या किसी और के हो, वो सारा इस कंपनी के हैं। इस कंपनी से परचेज है, इस कंपनी ने लीज पे दिया हुआ है, क्योंकि जो उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उसका इंजन है, जो टर्बो इंजन है, वो इसी कंपनी का, जीई का है। हिंदुस्तान में जितनी बिजली बन रही है बेटा, हाँ, बिजली बन रही है, उसकी जो टरबाइन यूज होती है, डू यू नो इंडिया की कौन सी कंपनी टरबाइन बनाती है? किसी को पता है? इंजीनियर बनने जा रहे हैं यहाँ, ठीक है,
कंपनी नेम इज BHEL। अगर कोई हरिद्वार गया हो या कभी सुना हो आपने, BHEL करके कंपनी है, यस सर, भारत सुना है। Yes, भारत sir. हैवी इलेक्ट्रिकल्स ज्योग्राफी लिमिटेड में का नाम पढ़ा है। है सर ये तो। हाँ जी, हाँ, जोग्राफी। राइट, BHEL, राइट, ठीक है। मेरा ब्रदर इसमें जॉब करता है, वो IIT से ग्रेजुएट है, तो वो यहाँ पे जॉब करता है BHEL में। ये बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की, राइट, ठीक है, क्लियर है। ये बनाती है टरबाइन बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये जो प्रोड्यूस करती है सिर्फ, बट टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी इस कंपनी की है, जी की। जी ने टेक्नोलॉजी इसको दे रखी है, फिर ये बनाती है और फिर हम इसको बेचती है या हम दुनिया इसको खरीदती है। बट टेक्नोलॉजी इसकी है, इसको हर चीज की रॉयल्टी मिलती है बेटा, हर चीज। टेलीविजन पहला इसने बनाया, कैमरा इसने पहले बनाया, बल्ब इसने पहले बनाया, जेट इंजन इसने पहले बनाया, टरबाइन इसने सबसे पहले बनाई, और भी पता नहीं क्या क्या कुछ। और हम साइंटिस्ट पढ़ेंगे बेटा, एक साइंटिस्ट, हाँ ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट इस कंपनी में काम करते थे। थोड़ी दिन बाद तीसरे चौथे लेक्चर में पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट का नाम है प्लैंक, या मे भी सुना होगा आपने, प्लैंक कांस्टेंट। दिव्यांशी ने सुना होगा, Yes, sir. E दिव्यांशी is पढ़ equal चुकी है। to यस सर। प्लैंक्स Planck कांस्टेंट, हाँ, constant। राइट। और अब इसको एच से डिनोट करते हैं बेटा, हाँ। प्लैंक्स की स्टोरी बताता हूं मैं। प्लैंक्स वाज वर्किंग इन दिस कंपनी। इस कंपनी का पूरा नाम है जनरल इलेक्ट्रिक बेटा। क्या नाम है? जनरल इलेक्ट्रिक। ड्रीम कंपनी है बेटा, हाँ, फॉर्च्यून 500 की कंपनी। अब तो फेसबुक आ गया या यूट्यूब आ गया या ऐसी कंपनीज, गूगल आ गई, इन्होंने ओवरटेक कर लिया। बट अगर आप 5-7 साल पहले की बात करते तो ये कंपनी फॉर्च्यून 500 की दूसरी या तीसरे नंबर की कंपनी होती थी। इट इज अ ड्रीम जॉब टू वर्क इन दिस कंपनी, ठीक है, राइट। तो प्लैंक्स को क्या हुआ, जब एडिसन ने बल्ब बनाया, तो एडिसन ने जो बल्ब बनाया ना, उससे रोशनी नहीं हो रही थी, वो बहुत ही डिम जल रहा था। इसमें जो फिलामेंट है वो जलता नहीं था ज्यादा, वो बहुत ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस नहीं करता था। तो इस प्लैंक को इन्होंने क्या करा, जी ने प्लैंक को अप्रोच किया। प्लैंक उस समय कहीं पे प्रोफेसर थे। इन्होंने, जी ने, एडिसन ने मतलब अप्रोच किया प्लैंक को। इन्होंने बोला आप हमारे लिए काम करो, हमारी कंपनी के लिए काम करो, और जो मैंने बल्ब बनाया इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो थोड़ी, लाइट। तो जो आजकल हम देखते हैं वो जो पीले वाले बल्ब हैं जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, वो इस बंदे ने किया था, प्लैंक्स ने किया, ठीक है। कहने का मतलब है बेटा कि क्या है, ये लेगेसी हो जाती है बेटा। हम लोग कहाँ पे पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पीछे ये है। अब देखिए यहाँ डाल्टन आया, ठीक है ना। डाल्टन के बाद थॉमसन आया, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड के बाद बोर आया, बोर के बाद अगर मैं कहूँ तो डी ब्रॉगली आया, डी ब्रॉगली के बाद श्रोडिंगर आया। और आप ये सारे के सारे एक दूसरे के स्टूडेंट हैं। थॉमसन का स्टूडेंट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का स्टूडेंट बोर, बोर का स्टूडेंट डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली का स्टूडेंट क्या, श्रोडिंगर। सब एक दूसरे के स्टूडेंट है। तो है क्या, किसी ने एक चीज स्टार्ट करी और सब बिलीव नहीं करेंगे, जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने सबने अपने टीचर को गलत प्रूफ किया, अपने टीचर को। बट यहीं से सीधे सीधे सबको ही नोबेल प्राइज मिलते हुए आया, सबको नोबेल प्राइज देते हुए आया। गलत बोलने का नोबेल प्राइज मिला हुआ। हमें तो नोबेल प्राइज ले लेना चाहिए उनसे, बट किसी ने लिया नहीं बेटा, ठीक है ना, राइट। ठीक है, मैंने बहुत साल जॉब करी, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करी है जहाँ पे गोरे और ये थे। हमारे यहाँ पे एक साउथ इंडियन थे जिस कंपनी में था, तो बहुत ही नॉलेजेबल आदमी, ठीक है ना, राइट। तो वो एक दिन क्या कह रहे थे, एक दिन वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे किसी चीज टेक्नोलॉजी के ऊपर। प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी गई। बाद में जब हम निकले तो रिफाइनरी के डायरेक्टर, हाँ, इंडियन ऑयल, जो इतनी बड़ी रिफाइनरी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी, उसके जो डायरेक्टर, वो आए उनसे मिलने के लिए। उन्होंने बोला सिर्फ आप में एक कमी है, बस आपकी प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक कमी है। उन्होंने बोला, मैं वहीं पे खड़ा था, उन्होंने बोला आपका रंग काला है, सिर्फ ये बोला उन्होंने। यही अगर आपका रंग गोरा होता ना, तो ये जो आप बोल रहे हो ना, हर कोई अभी मान लेता। बट आपका रंग सिर्फ क्या है, काला है। अगर आपका रंग गोरा होता तो ये जो भी आपने 1 घंटे प्रेजेंटेशन दी है, एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड इट। और जो आप यहाँ बेचने आए होते, जो आप ये सिखाने आए होते, ये हर कोई ले भी चुका होता और मान भी चुका होता। तो कलर का मैटर है बेटा, ठीक है ना, राइट। हम कुछ भी बोल लें, हमें कोई नहीं। आप विदेश में नौकरी करें, देखना बहुत सारे आप इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप खासतौर से इंजीनियर की बता रहा हूँ क्योंकि मैं इंजीनियर लाइन में था तो मुझे पता है। आप कभी भी फॉरेन कंपनीज में, ठीक है ना, या ऐसी कंपनीज में कभी भी आप पीक पे नहीं पहुंच सकते हो, कभी भी नहीं पहुंचोगे बेटा। जैसे CEO जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, या चेयरमैन बोलते, कभी नहीं पहुंचोगे अनलेस एंड अनटिल आप वहां पे जाके उनकी यूनिवर्सिटी से आप MS करते हो, मास्टर्स करते हो, और फिर वहीं पे जाके आप नौकरी करते हो। उनके कल्चर में जब आप ढल जाओगे, जब 10-15 साल नौकरी करोगे, उनके कल्चर जैसे हो जाओगे, जब उनको लगेगा नहीं अब तो ये हमारे जैसा हो गया, अब इसमें इंडियन तो बचा ही नहीं है कुछ, देन दे विल मेक यू CEO। और आप जानते हो
ठीक है ना, गूगल का सीईओ या या और किसी कंपनी का, ठीक है ना, राइट, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ वो इंडियन है, बट कहने के लिए इंडियन है, दे आर नॉट एक्चुअली इंडियन बेटा, वो अभी अंग्रेज हो चुके हैं, ठीक है ना, राइट। वो अगर इंडियन अपने आप को बोलते तो उनको कोई सीईओ नहीं बनाता, नेवर बेटा, ठीक है ना। तो ये भेदभाव है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जिसमें हमारे साथ बहुत ज्यादा वो हुआ है, ठीक है ना, राइट। एक तो मैंने अभी जेसी बोस की बताई, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे मैं आपको और भी स्टोरीज बताऊंगा जो जो इसमें जो हमें हमें मिलना चाहिए था, हमारे इंडियंस को मिलना चाहिए था, बट कभी मिला नहीं कुछ क्रेडिट बेटा, ठीक है ना, राइट। तो ऐसे ही चलता है बेटा, दुनिया है ना, ठीक है ना, बाइस्ड है पूरी दुनिया किसी के प्रति, किसी से, राइट, ठीक है, राइट। तो चलिए बेटा, यहाँ तक क्लियर है बेटा, कोई डाउट? तो हम न्यूट्रॉन की पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है ना, राइट। लिखेंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना, राइट। तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक according to the following reaction बेटा, according to the following reaction, according to the following nuclear reaction लिखेंगे बेटा, according to the following nuclear reaction बेटा। क्या है, उन्होंने बेरिलियम एटम लिया या बेरिलियम का मेटल लिया बेटा, ठीक है ना, राइट। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा 4 और एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 9। इस बेरिलियम शीट पे क्या किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स, किसका, अल्फा पार्टिकल, देखिए यहाँ नया वर्ड आया है, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया, किसका कराया, बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट का मतलब बहुत जोर से कोलिजन करवाया, ठीक है ना, राइट। तो इसके बाद क्या हुआ, न्यूट्रॉन एमिट हुए, क्या एमिट हुए, न्यूट्रॉन्स एमिट हुए, ठीक है, राइट। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ध्यान से समझना, इसके ऊपर E/m रेशो के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, राइट। अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम है अगर, तो हीलियम एटम पे क्या होता है बच्चों, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, हाँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं बेटा, ठीक है ना, हीलियम पार्टिकल में, हीलियम एटम में। अगर मैं इससे दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं बेटा, अगर मैं इससे दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इस पे चार्ज क्या आएगा बच्चों बताइए, +2 का चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बच्चों बताइए, यस सर। ठीक है Yes, sir. इसको 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 क्या कहते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल, क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ऑर्बिट में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है, हम सबको पता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑर्बिट तो बचा ही नहीं, सिर्फ क्या बचा, न्यूक्लियस ही बचा। तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं बेटा, हीलियम न्यूक्लियस, क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, राइट। तो हीलियम पार्टिकल जब बनेगा क्या मुझे बताइए, ठीक है ना, राइट, सॉरी, अल्फा पार्टिकल जब बनेगा तो क्या इसका मास हीलियम के जैसा नहीं होगा, कि मतलब लगभग हीलियम के बराबर ही होगा, कि हीलियम से अलग हो जाएगा, लगभग बराबर। लगभग बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा बेटा, क्या रीजन देंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है ही, और न्यूट्रॉन तो वहीं पे है, इसीलिए हम क्या इलेक्ट्रॉन का करेंगे बेटा, मास। बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा। इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल है बेटा, उसका जो सिंबल है वो He2 और 4 ही लिखते हैं, क्योंकि उसका जो जो प्रोटॉन है वो तो 2 ही रहा, और मास क्या रहा बेटा, 4 ही रहा, क्योंकि क्या हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल का जो सिंबल होता है वो He2 4 होता है। बट याद रखेंगे, अल्फा पार्टिकल कंटेन्स +2 चार्ज, क्या होता है, अल्फा पार्टिकल कंटेन्स +2 चार्ज होता है, +2 का चार्ज होता है, बट यहाँ हम दिखाते नहीं है, ठीक है ना, राइट, बट इट कंटेन्स +2 का चार्ज। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, क्लियर है बेटा। सर ये 4 और 2 कैसे आया? 2 तो बेटा क्या था, जब आप एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, x, बाद में भी हम देखेंगे, अभी यहाँ पे लिखते हैं बेटा z और यहाँ लिखते हैं बेटा a, ये रिप्रेजेंटेशन है किसके, एटम्स का सिंबल का, ठीक है ना। x तो सिंबल हो गया बेटा, z हो गया एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा, क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और a क्या हो गया बेटा, a को बोलते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास,
तो A जो होता है ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और Z होता है सिर्फ प्रोटॉन बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप बताइए कितने प्रोटॉन है हीलियम में बेटा? 2, सर ठीक है ना। और प्रोटॉन्स की तो सॉरी ए कितना हुआ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हुए? 4, 2 + 2 4। 4। तो इसीलिए हमने Yes, अल्फा पार्टिकल को क्या लिखा बेटा? He24 बेटा। yes sir. कोई डाउट बेटा? किसी को डाउट, किसी को भी डाउट बेटा व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? तो याद रखेंगे अल्फा पार्टिकल इज नोन एज, अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियस। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट बेटा? नो सर। No sir. तो देखिए अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसका काम बेसिकली, ये जो काम था मैंने पहले ही बताया था, ये काम था बोथ का। जो जो सबसे पहले थे जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया। फिर उसके आगे इसके ऊपर थोड़ा काम क्यूरी ने किया। फिर जब इसको बाद में चैडविक को पता चला कि अरे ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, वो भागा भागा रदरफोर्ड के पास गया। उसने बोला इसको क्या इंटरप्रेट करें? उसने बोला ये गामा पार्टिकल नहीं है, ये कोई दूसरा पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, एंड दे नेम दिस पार्टिकल एज एन न्यूट्रॉन। तो क्या किया बेटा उन्होंने? बेरिलियम के ऊपर जो कितना था, बेरिलियम 4 और 9, इस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट करवाया। ठीक है, क्या करा? अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट कराया। ठीक है, राइट। तो न्यूक्लियर रिएक्शन बेटा, जैसे एटॉमिक जैसे केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, उसमें मास कंजर्व होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या कंजर्व होता है बेटा? फिजिक्स में आप पढ़ोगे न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है ना। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बट इट इज इन एडवांस। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं? ठीक है, राइट। तो ये क्या होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन पे मास कंजर्व होता है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या कंजर्व होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में ये जो नीचे का होता है जिसको बोलते हैं क्या? एटॉमिक नंबर, और ऊपर का जो मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर या मास नंबर कंजर्व होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंजर्व होता है। तो इसके बाद जो कन्वर्जन हुआ वो कार्बन C6 और हमें 12 मिला, और साथ में क्या मिला? NH0, और क्या मिला बेटा? 1। इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया क्या? न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। अब आप देख भी सकते हो बेटा, इन दोनों का सम जो है 4 + 2 कितना है? 6 + 0 के बराबर है, दैट इज 6। और 9 + 4 कितना है बेटा? 13। तो 12 + 1 कितना है बेटा? 13 है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है बेटा? ये जो नीचे जिसको हम एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं और ऊपर वाले को मास नंबर कह रहे हैं, दोनों कंजर्व होते हैं बेटा। सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ क्या बेटा? न्यूट्रॉन। ठीक है, राइट। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे ऐसे हुआ, ये कैसे पता लगाया, किसी एक दिन फुर्सत में डिस्कस करेंगे उसको। अरे कार्बन कैसे आया? कार्बन क्या है बेटा? राइट, ठीक है। कार्बन कैसे कन्वर्ट हुआ, आप मुझे बताइए बेटा, कि अगर मैं यहाँ पे कोई कार्बन कोयला रखता हूँ, कार्बन का कोई कोक रखता हूँ, और अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखता हूँ बेटा, ठीक है ना, राइट प्रांजल, तो क्या मुझे वहां पे C दिखाई देगा इसके अंदर? अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूं तो क्या इसके अंदर C दिखाई देगा? नहीं, No sir. सर नहीं दिखाई देगा। और अगर मेरे पास यहाँ कोई बेरिलियम का पीस है तो इसके अंदर क्या B दिखाई देगा? B लिखा हुआ? सर नहीं। दोनों में फर्क क्या है बेटा? इसमें फर्क ये है कि इसमें 4 प्रोटॉन है और इसमें 6 प्रोटॉन है, यही फर्क है प्रांजल। यस सर। तो अगर मैं इसके अंदर 2 प्रोटॉन ऐड कर दूं तो ये किसकी तरह बन जाएगा? कार्बन की तरह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। तो इसने 2 प्रोटॉन इसमें ऐड कर दिए हमने, तो जैसे ही 2 प्रोटॉन ऐड करी ये 6 हो गया, और कितना बन गया? कार्बन बन गया। ओके सर। डू यू नो कि जितने कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में बेटा? एनीबॉडी नोज इट? 119. 119 है, और उसमें से एक आध शायद 117 अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। डू यू नो विच इज द लास्ट मैन मेड, सॉरी विच इज द लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट? यूरेनियम। लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, एनीबॉडी नोज इट? Uranium. क्या है बेटा? नहीं क्लियर हुआ, Uranium, दोबारा sir. बोलिए। Uranium. यूरेनियम। Uranium. यूरेनियम, हाँ ठीक है, right? फ्रांशियम। नहीं, यूरेनियम बेटा, हाँ यूरेनियम इज द लास्ट। एटॉमिक नंबर शायद 90 होता है या 92 है यूरेनियम का? 92 होता है सर शायद. 92 होता है।
अब आप समझ सकते हैं 92 के बाद जितने भी 118 है बेटा, दे ऑल आर मैन मेड बेटा, सबके सब मैन मेड है। एंड डू यू नो हु हैज डिस्कवर्ड दीज ऑल दीज एलिमेंट बेटा? एनीबॉडी नोज इट? सर इसमें एक प्रोटॉन ऐड करते गए। हाँ, प्रोटॉन ऐड करते हैं। तो किसने किया था इसका? इन सबका एलिमेंट पे जाता है, जो बनाए उन बंदे, उनका नाम है सीबॉर्ग। क्या नाम है? सीबॉर्ग। ठीक है, राइट। तो ये सारे के सारे मैन मेड है बेटा। मैन मेड क्या है? क्योंकि अब प्रोटॉन एक्स्ट्रा ऐड करते गए, न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करते गए, तो प्रांजल यहाँ पे भी तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं हम, है कि नहीं? यस सर। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो एलिमेंट डेफिनेटली बदल जाएगा। तो बेरिलियम किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? कार्बन में कन्वर्ट हो गया। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बहुत छोटी अमाउंट है, इसको कैसे ऐड करते हैं? किसमें बेटा? छोटा अमाउंट तो है, बट क्या होगा, आप बल्क में लेंगे ना, एक तो लेंगे नहीं, आप बल्क में लेंगे ना, क्या एक एटम ऐसे लेना पॉसिबल है इसका? नो नहीं। सर, पर सर ऐसे बल्क में- आइडिया बल्क- कैसे लगेगा? तो बल्क में तो मेजर कर ही सकते हैं ना हम। ओके सर। ठीक है बेटा, बल्क में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे, ये रिएक्शन लिख लिया आपने, ठीक है, राइट, रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, राइट। 2-3 पॉइंट और है बेटा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बेटा, मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है बेटा, मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बेटा मास ऑफ क्या बेटा? प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है बेटा, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ क्या होता है? प्रोटॉन बेटा। मुझे बताइए, क्या ये थोड़ा सा भारी होता है या थोड़ा सा हल्का होता है? थोड़ा आइडिया किसी को? इट इज हैवियर देन और लाइटर देन प्रोटॉन बेटा, न्यूट्रॉन? सर equal Anybody? होएगा। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? सर लाइटर। सर equal लाइटर देन, हाँ, ये हैवियर देन होता है बेटा। लिखेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन, या लिखेंगे न्यूट्रॉन इज, लिखेंगे न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन बेटा। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन न्यूट्रॉन, सॉरी, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन क्या? प्रोटॉन। और कितना स्लाइटली होता है बेटा? लिखेंगे इसको, लिखेंगे न्यूट्रॉन इज, लिखेंगे बेटा न्यूट्रॉन इज 0.18%। कितना? न्यूट्रॉन इज 0.18% हैवियर देन प्रोटॉन बेटा। तो बहुत ही कम है, बट थोड़ा सा हैवियर होता है। न्यूट्रॉन इज 0.18%, 0.18% हैवियर देन प्रोटॉन बेटा। ठीक है, राइट। तो हम अप्रोक्सीमेटली जो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन लिखते हैं बेटा, वो बराबर ही लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, सॉरी इसके प्रोटॉन के, दैट इज 1.67 into 10⁻⁻27 kg अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और चार्ज क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द चार्ज? zero। जीरो। तो चार्ज कुछ नहीं होता न्यूट्रॉन पे, तो चार्ज कितना बेटा? 0। और इसका स्पेसिफिक चार्ज कितना हो गया बच्चों? 0 0। स्पेसिफिक चार्ज कितना हो गया? दैट इज Q/m कितना हो गया बेटा? 0। ठीक है, राइट। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, मैं एक टेबल बना रहा हूँ बेटा, राइट। तीनों के, हमने तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, ठीक है ना, तीनों होते क्या है वो देख लिया है। तो मैं समराइज कर रहा हूँ जो भी तीनों पार्टिकल है, उनका मास, उनका चार्ज, ठीक है ना, राइट, और उनका सिंबल बेटा, ठीक है ना। तो मैं तीनों चीज को समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा नेम, ठीक है, टेबल सा बना लेंगे बेटा, नेम। यहाँ पे लिखेंगे बेटा यूनिट, नेम, यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं बेटा मास, क्या देख रहे हैं? मास। ठीक है, यूनिट क्या है बेटा? केजी। क्या है? केजी। ठीक है, राइट। तो मास हमने लिखा था बेटा कितना? 9.1 into 10⁻⁻31 kg। ये लिखा था बेटा 1.67 10⁻⁻27 kg।
और ये भी इतना लिखा था 1.67 10 to the power minus 27 kg। ठीक है राइट। अब अगर मैं मास बेटा एमयू में लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ एमयू में, ठीक है राइट। क्लियर है, एमयू में याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे थोड़ा बहुत कभी पूछ ले कि इसमें तो ज्यादा तो रिलेशन वही रहेगा, ठीक है ना राइट। क्लियर है, एमयू में इसका मास होता है बेटा 0.00549 होता है, कितना होता है 0.00549 546 बेटा, कितना होता है 546। इसका होता है बेटा 1.00728 और ये होता है 1.00899। हमने याद है मास क्या लिखा था, 1 एमयू को मास ऑफ 1 प्रोटॉन लिखा था बेटा, याद है आप लोगों को, याद है यस सर। है ना। यस और सर। और आपको याद है ना, आप प्रांजल आपने शायद मुझसे उस दिन पूछा भी था सर कि आपने नोट्स में क्या लिखा था 1.00 ऐसे कुछ लिखा था, एग्जैक्ट Yes, लिखा था, sir. याद है वो यही था बेटा। हाँ ठीक है याद राइट, याद है। एग्जैक्टली जो 1 एमयू है बेटा वो इसके बराबर होता है। हमने 1 एमयू को 1 लिखा था, मास ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर, मतलब 1 के बराबर, बट इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1.00728 बेटा। ठीक है एक राइट, बार न्यूट्रॉन का बताना। क्या बताऊं 1.00899 बेटा, 1.00899 बेटा। ठीक है right? अगर मैं रिलेटिव लिखता हूँ बेटा, रिलेटिव मास लिखता हूँ, तो रिलेटिव मास ये दोनों लगभग लगभग ऑलमोस्ट 1 और 1 है बेटा, ठीक है ना। बट इसका मास कितना टाइम्स कम हो जाएगा बेटा, याद है कितना टाइम्स कम हो जाएगा 1837। 1837 टाइम्स क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो प्लीज ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव मास, ठीक है ना राइट। तो ये हम ऑलमोस्ट 1 है और ये 1837 टाइम्स क्या है बेटा, छोटा है। अगर हम चार्ज की बात करते हैं बेटा, चार्ज यूनिट है बेटा कूलम, और भी चार्ज की यूनिट्स होती है बेटा, बट जब थोड़ा सा और पढ़ोगे तब हम चार्ज की यूनिट देखेंगे, या फिजिक्स में आप डिस्कस करोगे ज्यादा चार्ज की यूनिट। तो यहाँ पे हम इसका चार्ज है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, बट नेचर क्या है बेटा, नेगेटिव है। इसका भी मैग्नीट्यूड 1.676 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है बेटा, और ये क्या है, ये पॉजिटिव है बेटा, और इसका तो क्या है 0 है। ठीक है राइट। लास्ट बचा बेटा क्या, सिंबल। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का सिंबल यूजली लिखते हैं बेटा -10, क्या लिखते हैं -10, ऐसे सिंबल लिखते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन का सिंबल बेटा या तो ऐसे H11 लिख देते हैं और सीधे H+ भी लिख देते हैं प्रोटॉन को बेटा, ठीक है। और न्यूट्रॉन को अभी N0 और क्या लिखते हैं बेटा 1 लिखते हैं, अभी हमने देखा था N0 और 1। यूजली क्या है बेटा, यूजली है क्या, ये जो नीचे का जो टर्म होता है बेटा ये बेसिकली चार्ज रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज। और जो ये ऊपर आप लिखते हैं ये 0 जो लिख रहे हैं ये मास रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास अप्रोक्सीमेटली इन दोनों से क्या है, ये नेग्लेजिबल है, तो हमने इसको 0 एज्यूम किया हुआ है। और ये इसका भी चार्ज कितना होता है 1, मास 1, और इसका कितना चार्ज कुछ नहीं होता, मास कितना होता है बेटा 1। तो जो नीचे लिखा हुआ बेटा वो चार्ज है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है, मास है। कोई डाउट बेटा, तीनों डिस्कवरी में किसी को भी डाउट बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने पढ़ लिए बेटा, उन सबके हमें चार्ज और मास पता है बेटा, जो कि हमें आगे जरूरत पड़ने वाली जब न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में एक ही चीज की या दो चीज की जरूरत पड़ेगी बेटा, क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉन से ही ज्यादा लेना देना है, तो हमें मेनली इन दोनों चीज की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक मास की और एक इसकी बेटा चार्ज की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम ही होता है और प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट और ये लास्ट की बेटा। किसी को कुछ पूछना है बेटा, एनीबॉडी एनीवन बेटा sir. वांट टू आस्क बेटा, हाँ जी कुछ पूछना चाहते हैं कोई भी बेटा, कुछ भी, किसी सर, को भी जो डाउट है। प्रोटॉन का सिंबल है हाइड्रोजन से आया है। किसका बेटा क्या है, प्रोटॉन का जो सिंबल है हाइड्रोजन से आया है। हाँ हाँ हाइड्रोजन से ही सिंबल है बेटा, प्रोटॉन का सिंबल हाइड्रोजन के सिंबल से। ओके सर। ठीक है राइट। तो कहीं भी अगर H+ लिखा है बेटा, हाँ ठीक है, तो H+ मीन्स प्रोटॉन है बेटा, क्या है वो, प्रोटॉन।
ठीक है राइट। किसी को भी कोई डाउट बेटा, हाँ तो कल की क्लास में हम मॉडल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमने पढ़ लिया है। नाउ विल डिस्कस द डिफरेंट मॉडल्स, थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल। तो कल होपफुली शायद हम थोड़ा रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल तो ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, तो कल हम रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस करेंगे। प्लीज वहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा ये, क्योंकि अब वहां से क्वेश्चन बनने लगते हैं ज्यादा, ठीक है ना राइट। तो कोशिश करिए बेटा, क्लास मिस नहीं करिए बेटा, ठीक है राइट। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए बेटा, हाँ ठीक है। और मैंने कंसंट्रेशन की आपको असाइनमेंट दी थी बेटा, ठीक है ना। कुछ एक दो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी करिए बेटा। हाँ टेस्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे, यू कन्वर्जन भी आएगा, तो प्लीज उसको कर लीजिएगा। मैं होपफुली आज रात में उसका सॉल्यूशन बना के भेजूंगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कुछ मुश्किल भी हैं, नहीं हो पा रहे हैं कुछ बच्चों से। आई विल ट्राई टू सेंड द सॉल्यूशन बाय टुनाइट बेटा, राइट ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज खुद भी करिए, और नहीं हो पा रहा है तो उससे सॉल्यूशन से आप देख सकते हैं। नहीं, अगर तभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज कॉल मी, हाँ आई कैन डिस्कस विथ यू बेटा, ठीक है Yes, बच्चों। sir. क्लियर है बेटा, राइट ठीक है। Yes, थैंक sir. यू बेटा, थैंक यू बच्चे, Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। बेटा, बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय बेटा, Bye, sir. बाय बेटा।